नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और हमारे साथ है प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। और आज हम चर्चा करेंगे आखिर बिहार में वो कौन सा फैक्टर रहा जिसकी बदौलत एनडीए ने 200 पार किया है। साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर महागठबंधन में क्या कमजोरियां रहीं जिसकी वजह से महागठबंधन ये चुनाव सिर्फ हारा नहीं है बल्कि उसकी बुरी तरीके से पराजय हुई है और कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करने की आवश्यकता जरूर होगी। नीतीश कुमार एक्स फैक्टर क्यों फिर से साबित हुए हैं? जिस नीतीश कुमार को लेकर बार बार कहा जा रहा था कि वो अब खत्म हो चुके हैं, वो उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो एक बार फिर से कैसे ज़बरदस्त तरीके से वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि AIMIM कैसे एक बार फिर से सीमांचल जैसे क्षेत्रों में महागठबंधन को डैमेज करता हुआ नजर आ रहा है। तो सर, सबसे पहले तो हम आंकड़े बता देते हैं। देखिए, ऐसा है कि जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो 243 सीटों में से एनडीए गठबंधन 202 सीटों पर या तो जीत चुकी है या आगे है जी। बीजेपी लगभग 90 सीटों पर आगे है या जीत चुकी है। वहीं जदयू भी 84 सीटों के आसपास अपनी बढ़त बनाए हुए है, कुछ सीटें उसने इनमें से जीत ली है। बाकी आरजेडी की अगर हम बात करें तो आरजेडी ने लगभग 25 सीटों पर अपनी बढ़त बना रखी है, कुछ इसमें से जीता भी हुआ भी है। कांग्रेस 6 सीटों पर है, 5 सीट उसके रह सकते हैं, ऐसा हम मान के चले। लेकिन सर, शुरुआत करते हैं। चाहे वो शाहाबाद क्षेत्र हो, मगध का क्षेत्र हो, पाटलिपुत्र का क्षेत्र हो, इसके अलावा भोजपुर का क्षेत्र हो, मिथिलांचल का क्षेत्र हो, अंग प्रदेश हो या फिर सीमांचल हो, जी। बिहार इतने हिस्सों में बटा हुआ है। लेकिन चुनावी नतीजों के बाद जो बिहार के ग्राफ को देखें तो हर तरफ भगवा या फिर एनडीए नज़र आ रहा है। जी। ये मैनेजमेंट कैसे? देखिए, मैनेजमेंट की बजाय हम कहेंगे कि ये विकास और विश्वास की जीत है। बिहार में खास तौर पे डबल इंजन सरकार ने जिस तरीके से विकास के काम किए हैं, और हम देखते हैं कि विकास के पथ पर सिर्फ बिहार दौड़ नहीं रहा है, वहाँ के जो पथ है वो भी बहुत अच्छे बने हैं और तमाम बिहार के जो राजमार्ग हैं उनकी प्रशंसा होती है। लोग, बिहार के लोग खुद इस बात को स्वीकारते हैं। जो प्रवासी जो यहाँ से अभी बिहार गए थे खासतौर पे छठ पूजा पे इस बार या चुनाव में भाग लेने के लिए, उन्होंने बताया कि बिहार में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। और आप देखिए कि ना, जैसे हम ये देखते हैं कि भाई मोदी जी, आप देखते होंगे बहुत सारे जब जो विदेशों में जो लोग रह रहे हैं वो जब आते हैं या उनसे वहाँ पर जाकर कोई प्रतिक्रिया लेता है तो कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद से जो यहाँ पर भारतीय रह रहे हैं इस देश में, उनका एक सम्मान बढ़ा है, उनका एक यहाँ पर रुतबा बढ़ा है। वही चीज़ हुई है बिहार के लोगों के साथ में। ठीक है कि बिहार में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन बिहार के जो लोग दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं और सिर्फ बिहार को मजदूरों के साथ जोड़कर देखा जाता है, ऐसा नहीं है। आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, उद्योगपति हैं, आप उद्योगपति देखिए हैं, वेदांता ग्रुप के, देखिए जियो हॉटस्टार के सीईओ देखिए। जी जी। अच्छे तो जी, बहुत अच्छे पदों और विभिन्न कंपनियों में भी उच्च पदों पर हैं। तो बिहार के लोग हर जगह हैं और पिछले कुछ वर्षों में बिहार की संस्कृति और बिहार का जो ऐतिहासिक धरोहर हैं उनके प्रति जो जागरूकता बढ़ाने का एक अभियान सा चला है। उसको देखिए आप, जैसे छठ पूजा की हम बात कर लें तो बिहार का एक पर्व माना जाता था, आज वो राष्ट्रीय पर्वों में शुमार हो चुका है, राष्ट्रीय के अंतर्राष्ट्रीय। बिल्कुल। तो जहाँ भी हमारे लोग रह रहे हैं, भारतीय रह रहे हैं, भले ही वो बिहार से हो ना हो, लेकिन वो बिहार छठ पर्व मनाते हैं। तो इस प्रकार की जो आस्था के जरिए हमने अपनी संस्कृति को अपनी नई पीढ़ी तक पहुंचाया है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि बिहार के जो लोग दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं एक सम्मान बढ़ा है। और वो ये जो आपने पिछले 15-20 साल पहले अगर आप जाएं तो आप देखते हैं कि स्थिति बिल्कुल उलट थी। बिल्कुल। बिहार में जंगल राज था और आप देखते हैं कि जब फिरौती हो जाती थी तो सीएम कार्यालय से ये तय होता था कि किसको कितने में छोड़ा जाएगा। इस तरीके की बातें हम भी सुनते ही हैं। और जो उस समय का कुशासन था, अब आप देखिए कि ये नौबत आ गई थी कि आरजेडी के लिए कि लालू प्रसाद यादव को प्रचार से दूर रखा गया था। पोस्टरों में, बैनरों में, प्रचार सामग्री में लालू प्रसाद यादव का फोटो नहीं इस्तेमाल किया जा रहा था, ताकि जो भ्रष्टाचार की आंच है वो तेजस्वी तक नहीं पहुंचे।
लेकिन तेजस्वी खुद भी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। वो डिप्टी सीएम रहे या उनके पिता जब रेल मंत्री दिसंबर थे, उनके लिए महंगा रहने वाला है जी अभी तो वो कोर्ट ने 4 तारीख को है। जी 4 दिसंबर को है, कोर्ट ने फैसला भी सुनाना है। तो अब ये दिखाता है कि जो आरजेडी का जो भ्रष्टाचार था, और देखिए सबसे बड़ी जो बात है इस चुनाव की, इसमें 2024 का अगर आप लोकसभा चुनाव देखें तो बीजेपी ने जो गलती की थी अति आत्मविश्वास में आने की, बीजेपी ने उस परिणाम के बाद तुरंत सबक लिया, अपने को ठीक किया, दुरुस्त किया, गलतियों को पहचाना और दोबारा से वो गलती नहीं करी। लेकिन सिर्फ एक राज्य नहीं, हाँ, कई राज्यों में जो डैमेज हुआ था उसको कंट्रोल किया और बम्पर जीत, महाराष्ट्र, हरियाणा, जी, इसके अलावा बिहार को हम देख ले, जी, दिल्ली देख लेते हैं। बिल्कुल। तो ये लेकिन ये लोग अति आत्मविश्वास में आ जाते हैं, और अति आत्मविश्वास का ही ये परिणाम था कि बता दिया गया था कि भैया 18 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया गया था। वो किन परिस्थितियों में किया गया था वो सबने देखा, और पहली बार शायद इतिहास में पहली बार है, पहला डिप्टी सीएम भी घोषित करके आप चुनाव लड़े। जी, और कांग्रेस ये कह रही है, अशोक गहलोत कह रहे थे कि जरूरत पड़ेगी तो हम और भी डिप्टी सीएम बनाएंगे। भैया आपकी 6 सीटें आ नहीं रही हैं, है ना, और आप डिप्टी सीएम बनाएंगे। और हमने देखा था कि किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के साथ तो खास तौर पर हुआ था कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को एयरपोर्ट पे उतरते ही उनका कुर्ता फाड़ दिया था। बिल्कुल। और पैसे की बंदरबाट लेने के आरोप लगे थे। बिहार कांग्रेस के जो नेता हैं वो आप उनके वक्तव्य अब देखिए, एक नेता तो मतदान के तुरंत बाद बड़े नेता पार्टी छोड़ गए कि पार्टी में चल क्या रहा है। आरोप क्या लगे? आरोप ये लगे कि दूसरे प्रदेशों से लोगों को यहाँ लाया गया है और डीलिंग की गई है टिकटों की। जी, किसी और ने नहीं लगा, उनके पार्टी के नेता आज भी लगा रहे हैं, और पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। जी, और अखिलेश प्रसाद जी को देख लीजिए, साइड कर दिया गया, रातों रात साइड किया गया। शकील अहमद जो इस्तीफा उन्होंने दिया, उनको सर मदन मोहन झा एकदम किनारे कर दिए गए थे। अजीत शर्मा जो एलओपी होने के बाद, एलओपी क्या मतलब कांग्रेस के नेता होने के बावजूद भी विधानसभा में बिल्कुल किनारे पर थे, कोई सलाह मशवरा नहीं लिया जा रहा था। तो कांग्रेस के जो बेसिक नेता है वो तो नाराज चल ही रहे थे। बिल्कुल। और आप देखिए कि उन्होंने ये बात देखी कि भी दूसरे प्रदेशों के जो नेता आके यहाँ पर हमारी तरफ से बात कर रहे हैं, हमारे को उसमें नहीं रहना, और अब सब कन्नी काट रहे हैं कि हम तो बातचीत में थे ही नहीं। बिल्कुल। वो तो जो कृष्णा है वहाँ से, कृष्णा अल्लावरू, हाँ, वो आकर यहाँ पर डील कर रहे थे। एक चीज़ जो पैटर्न जो कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान पहुँचा रही है वो ये है कि जब भी कोई चुनाव आता है तो पहले तो चुनाव परिदृश्य से राहुल गांधी गायब रहते हैं, फिर अचानक वो जंप करते हैं अपने मुद्दों के साथ में। और बिहार जो चाहे कोई सा भी स्टेट हो, वहाँ की इकाई ने जो मुद्दे तय कर रखे हैं, जिस पर वो 5 साल लड़े हैं उस सरकार के खिलाफ, वो सारे के सारे साइड कर देते हैं। वो अपने ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जो वो केंद्र में जिनको उठा रहे हैं। अब वो राज्य में वो मुद्दे चलते नहीं हैं। राज्य के मुद्दों को अब देखिए ना, एसआईआर को लेकर आए, वोट अधिकार यात्रा की उन्होंने, तेजस्वी के मुद्दे को गायब कर दिया, स्टालिन को बुला लिया, तमाम नेताओं को बुला लिया, स्टालिन, रेवंत रेड्डी जो डीएनए देख रहे हैं। जी जी। तो ये आप देखिए कि ये किस तरीके की राजनीति, बिहार की जनता ने इसको पसंद नहीं किया है। बिल्कुल। और ये जो चुनाव परिणाम आए ना, देखिए इस चुनाव परिणाम को मैं 2 तरह से देखता हूँ। एक तो क्या है कि ये एनडीए को दोबारा से सत्ता में लेकर आया है, अपने आप में ये ऐतिहासिक विजय है। और ये 9वीं बार नीतीश कुमार सीएम बन जाएंगे, ये एक रिकॉर्ड बन जाएगा भले ही, लेकिन उससे बड़ा रिकॉर्ड ये है कि बिहार की जनता ने भारत की जो निर्वाचन प्रणाली है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, उसकी पारदर्शिता पर, उसकी ईमानदारी पर भी मुहर लगाई है। अब आप देखिए कि जो लोग कहते थे कि मतदाताओं के नाम काट दिए गए, बिहार की जनता ने आज़ादी के बाद दोनों चरणों के चुनाव में ये पहली बार ऐसा रहा कि रिकॉर्ड मतदान किया, अब तक का सर्वाधिक मतदान किया। तो जो लोग कहते थे मतदाता 40 दिनों के भीतर ही मतदान प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हुई, इलेक्शन समाप्त हुआ। जी, पहला मौका है जब बिहार में किसी भी बूथ पर रीपोलिंग नहीं हुई है। कोई भी इलेक्शन वाले दिन कोई मर्डर तक नहीं हुआ है, कोई हिंसा तक नहीं हुई है। ये बड़ी चीजें हैं जो बिहार में हुई है। जी, कोई ईवीएम नहीं खराब हुई, कहीं कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, कोई बूथ नहीं लूट। वरना आप देखिए, आप पिछला पहले के चुनाव याद करेंगे तो बूथ लूटने की, जो मतपेटियां लूटने की, गोली चलने की कितनी घटनाएं होती थी। और जब हम देखते थे कि किस तरह से आप अभी भी देख लीजिए, बंगाल में होता है, केरल में होता है। जी, तो ये दिखाता है कि बिहार की जनता ने, जो एक आरोप लग रहा था कि भैया मतदाताओं का नाम काट दिया गया, तो सर्वाधिक मतदाताओं ने मतदान किया, एक नया रिकॉर्ड बनाया। एसआईआर की जो प्रक्रिया है उस पर मुहर लगाई कि चुनाव आयोग एकदम सही काम कर रहा है। और दूसरा, जो लोग कह रहे थे कि भाई नीतीश कुमार की, देखिए आरोप क्या लगाए उनके ऊपर कि ठीक है कि भाई वो
उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप तो आज तक नहीं है नीतीश कुमार पर, परिवारवाद का आरोप नहीं है उनके ऊपर। ये आरोप है कि भाई वो उस गठबंधन के साथ चले जाते हैं, उस गठबंधन के साथ चले जाते हैं, लेकिन गठबंधन का स्वरूप भले नीतीश कुमार बदल लेते हो, लेकिन जनता का साथ तो है, जनता का साथ तो है, क्योंकि जनता से जो कमिटमेंट करते हैं उसको वो पूरा करते हैं। और इसीलिए जनता चाहे वो उधर रहें चाहे इधर रहें, जनता उनके साथ जाती है, वो सीएम रहते हैं वो सीएम रहते हैं। और जो उनके ऊपर जो जिस तरीके के आक्षेप लगाए और निजी हमले किए गए ना, बिल्कुल देखिए कि वो बुजुर्ग हो गए हैं, उनका वो बीमार हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इस तरीके की बातें की गई, तो बिहार की जनता ने इसको पसंद नहीं किया। घर में कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो गया तो वो ऐसा नहीं कि वो काम का नहीं रहा, है ना, उसको आप घर से बाहर निकाल नहीं देंगे। वो बुजुर्ग जो है, ऐसा बुजुर्ग जो सबका ख्याल रख रहा है, तो उसको जनता उसका सम्मान करती है, जनता ने एक उसको तरह पसंद की करती है। शुक्राना दिया है नीतीश कुमार को। बिल्कुल। और जो लोग कह रहे हैं कि ये चुनावी रेवड़ी बना दी, 10,000 महिलाओं के खाते में पहुंचा दिए, तो ये ठीक है कि ये एक ऐसा कह सकते हैं कि चुनावी पासा था जिसने एनडीए को हेल्प की है, लेकिन जो ये प्रचंड विजय हुई है, 200 से ऊपर जो एनडीए का आंकड़ा गया है, ये सिर्फ महिलाओं के वोट नहीं है, इसमें सभी वर्गों ने वोट दिया है, पुरुषों ने भी वोट दिया है, जो उसको जनजी के जिसको राहुल गांधी कहते हैं कि भैया आप सड़कों पर उतरिए, और प्रशांत किशोर भी कह रहे थे कि देखिए युवाओं का साथ हमारे साथ है, तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भैया ये जो हम हर परिवार में एक नौकरी देंगे, अब हालात ये हो गई कि वो खुद बेरोजगार हो गए हैं। तो ये दिखाता है कि जो जैन जी हो, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, हर वर्ग का। और पहला ऐसा चुनाव है बिहार में जिसको हम शुरू से सुनते थे कि बिहार का वोट और जाति के नाम पे, लेकिन इस तरीके का अगर रिजल्ट आ रहा है तो जाति कहाँ है? जाति और धर्म के नाम पर भी ठीक है कि सीमांचल में ओवैसी चचा की पार्टी ने कमाल दिखाया है, लेकिन वो सिर्फ एक बेल्ट है। लेकिन अगर पूरे बिहार में हम देख लें किस तरीके से वो भय फैलाया गया था, और ये इस तरीके के वादे किए जा रहे थे कि अगर हम आएंगे तो हम वक्फ कानून को खत्म कर देंगे, जबकि केंद्र का मुद्दा है। तो इस तमाम तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन जो अल्पसंख्यकों का वोट भी है वो भी नीतीश के साथ गया है। ये परिणाम ये दिखा रहे हैं, और जाति से धर्म से ऊपर उठकर मतदाता ने वोट किया है, विकास के लिए वोट किया है, सुशासन के लिए वोट किया है, स्थिरता के लिए वोट किया है, और डबल इंजन सरकार के लिए वोट किया है। और ये जो ख्याली पुलाव फैलाए जा रहे थे ना, जो इस तरीके के वादे किए जा रहे थे, जमीन जिनका कोई जमीन पर कोई आधार नहीं था कि मैं हर परिवार को नौकरी दूंगा, सरकारी नौकरी दूंगा, उसका आधार क्या है? आप कहाँ से लाएंगे पैसा? आपका स्टेट वैसे ही पहले इतने कर्ज में है, राजस्व है नहीं, तो आप कहाँ से देंगे? तो इस तरीके के वादे थे, वो उसका लोग आनंद ले रहे थे। सोशल मीडिया का युग है, इसमें लोग आनंद ले रहे थे, और ये देख रहे थे कि यही जो एकमात्र गठबंधन था एनडीए, जिसमें ठीक है कि सीटों के बंटवारे से पहले तनाव था, चिराग पासवान ने कुछ आंखें दिखाई, लेकिन तनाव कैसे खत्म किया जाता है ये तो सीख लेते हैं। वही अमित शाह से आप 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट में थे। फ्रेंडली फाइट क्या होता है? आप अगर गठबंधन में हो, फ्रेंडली फाइट क्या होता है? जी बिल्कुल। और आप देखिए कि ना जो नामांकन के अंतिम दिन तक इनके सीट बंटवारे की लिस्ट नहीं आई बिल्कुल थी। वो उसके बाद हुआ कि ठीक है ये इस पे लड़ेंगे, उस पे लड़ेंगे, उस पे लड़ेंगे। तो ये जनता सब देखती है। आप मतलब तेजस्वी यादव को सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया गया तो वो 12 दिनों तक घर में बैठे रहे। जी तो ऐसे कैसे चुनाव लड़ा जाएगा? जी बिल्कुल। तो एक तरफ विकास और विश्वास था, और दूसरी तरफ जंगल राज की जो छाया थी, और प्रधानमंत्री जिस तरह से बार बार वो कट्टे के दिन याद दिला रहे थे ना, बिल्कुल। और बिहार के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आज की युवा पीढ़ी को बता रहे थे उन दिनों के हालात, तो वो दिखा रहा था। और जिस तरीके से अदालतों के मुकदमे में पूरा परिवार फंसा हुआ है, और परिवार एक तो फंसा हुआ है, दूसरी बार परिवार बटा भी हुआ है। चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से तेज प्रताप यादव को घर से निकाला गया, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी नहीं फिलस्फी है। हाँ। जयचंदो ने राजद को बर्बाद किया जी। अमित शाह असल में चाणक्य हैं, वो कह रहे हैं जी। तो वो ये परिवार की जो आंतरिक फूट थी ना, वो अगर परिवार एकजुटता, देखिए किसी भी जीत की या किसी भी संकल्प के सिद्ध होने की सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि आप जो काम करें तन्मयता के साथ करें, एकजुटता के साथ करें। यहाँ पे तन्मयता नहीं थी, यहाँ पर एकजुटता नहीं थी। आप गठबंधन में आप एक साथ हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे को से आगे निकलने की होड़ में। और ये सिर्फ सत्ता, ये जो गठबंधन था ना, ये सत्ता स्वार्थ के लिए बना था ये, क्योंकि पहले ही डिप्टी सीएम आपने दे दिया, कभी ऐसा होता नहीं है। तो ये दिखा रहा था कि, और जब इनके गठबंधन के नेता राहुल गांधी प्रचार के लिए आ रहे थे, वो जरूर कुछ ना ऐसा कर जा रहे थे जो कि इनको बैकफुट पर ले जा रहा था। जैसे छठ पूजा को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते साधते ऐसी बात कह दी कि बीजेपी ने उसको छठी मैया के अपमान के साथ जोड़ दिया। अब वो
तो कोई बिहारी बर्दाश्त नहीं करेगा इस बात को, कोई भारतीय बर्दाश्त नहीं करेगा इस बात को। जिन क्षेत्रों में सर मोदी जी को गाली दी गई, उनकी मां को गाली, वहां तो सफाया हो गया एनडीए का, जी बिल्कुल, माफ कीजिएगा महागठबंधन का। जी बिल्कुल। और बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था, बिल्कुल बड़ा मुद्दा बनाया था। और जो महिलाएं हैं ना, देखिए हम भी जब ग्राउंड पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि पुरुष के मन में तो इफ एंड बट हो सकता है कि महिला के मन में कोई शंका नहीं है। वो पहले दिन से ये थी कि मेरे को सुरक्षा चाहिए, मुझे मेरे जो महिला केंद्रित योजनाएं चल रही हैं उसका मुझे लाभ चाहिए, और मेरे को आत्मनिर्भर बनना है, और मेरी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, ये यही सरकार दे सकती है, कोई दूसरी सरकार नहीं दे सकती, क्योंकि उनका रिपोर्ट कार्ड ऐसा नहीं है। और बिल्कुल, तो जिसका रिपोर्ट कार्ड ऐसा है, जो लगातार ऐसा काम कर रहा है, तो इसके साथ गई है महिलाएं। और महिलाओं ने, और महिलाओं पे वो पावर है कि वो पूरे परिवार का जो दृष्टिकोण वोट दिलवाया ना, है, वोट दिलवाया भी है। इस तरह के अगर नतीजे आ रहे हैं तो महिलाओं ने पुरुषों से भी वोट दिलवाया है। और जो वायरल रील्स चल रहे थे जी कि तुम पहले मेरे हिसाब से वोट डालो तभी मैं तुमको खाना दूंगी, जी जी, तो वो एक तरीके से चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सर आप देखिए ना, ये चुनाव बिहार के लिए एक तरीके से जनरेशनल चेंज का चुनाव था जी। इस बार जो जीता वो 25 साल का बिहार आगे कैसा रहेगा उसके हाथों में इसकी कमान होगी। चाहे अब नीतीश कुमार कितना स्वस्थ है कितना नहीं, एक चर्चा का जरूर विषय रहेगा। भले ही वो चुनाव जीत गए हैं, अगले 5 साल वो कितना कंप्लीट कर पाएंगे या किसी और को कमान सौंपेंगे, ये सब चीजें अगले 5 साल तक चलेगी। अगर तेजस्वी भी जीतते तो एक तरीके से जनरेशन शिफ्ट होता जी। आज की डेट में अब तो महागठबंधन को एक तरीके से सोचना पड़ेगा। और सवाल आपसे यही होगा कि जिस नीतीश कुमार को एक तरीके से बोझ करार दिया जा रहा था जी, वो एसेट कैसे बन गया अचानक से? जी देखिए, नीतीश कुमार का अपना एक वो आज के नेता नहीं है। वो आप देखिए कि कभी वो लालू के सहयोगी होते थे, उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनका साथ छोड़ा, समता पार्टी बनाई, और समता पार्टी में ठीक है कि जॉर्ज फर्नांडीज अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन जो कुछ थे नीतीश कुमार थे, और आज भी जो कुछ है जेडीयू में नीतीश कुमार ही हैं। बिल्कुल। और नीतीश कुमार ने अपने काम के बलबूते अपनी पहचान बनाई है। 9वीं बार वो ऐसे ही मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उसके पीछे उनका काम है, उनकी मेहनत है, उनकी अपनी 10वीं बार शपथ लेंगे। हाँ, 10वीं बार शपथ। तो उनके तो वो अब उनकी जो एक इमेज है वो यही है कि उन्होंने काम किया है और उन पर जनता विश्वास करती है, और वो अपनी छवि को कभी प्रभावित नहीं होने देते इन मुद्दों से। ठीक है, वो इधर जाएं वो अलग विषय है, राजनीति में सभी करते हैं और लोग उसका भी आनंद लेते हैं। ऐसा उसका भी आनंद लेते हैं, लोग उसमें कोई उनको कोई गाली नहीं देता कि आप उधर क्यों चले गए, आप इधर क्यों चले गए। ठीक है, आप जहां भी रहें आप काम करते रहें। आपके पास मौका था, वोट देके हटा दीजिए, वो बार-बार बदल रहे हैं तो। जी जी, तो यही एक है। तो नीतीश कुमार के लिए अब ठीक है कि आने वाले दिनों में वो कैसे, देखिए नीतीश कुमार भी मंझे हुए खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, वो चाहेंगे कि वो 5 साल सीएम बने रहें, लेकिन उनको ये भी पता है कि स्वास्थ्य उनका पूरा साथ देगा नहीं देगा, और वो ये भी चाहेंगे कि लंबा वक्त होता है, उनके द्वारा जो स्थापित पार्टी है वो अगर आगे भी राजनीति करे तो उनको जरूर किसी न किसी को कमान सौंपनी होगी। तो ये अच्छा रहता है कि जो ऐसी पार्टी के जो शीर्ष नेता होते हैं किसी भी पार्टी के, वो अगली पीढ़ी को कमान सौंपें। और ये जो परिस्थितियां बनी हैं इस चुनाव परिणाम से, ये बहुत अनुकूल परिस्थितियां हैं कि जेडीयू में एक नए चेहरे को लाया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है कि अभी आप तुरंत कमान नहीं सौंपना चाहते तो अपने सानिध्य में उसको किसी अच्छे पद पर, आप मान लीजिए कि डिप्टी सीएम ही आपने अपनी पार्टी से बना दिया, या कोई भी आपने बड़ा पद दिया उसको। और जनरेशन चेंज बहुत ज़रूरी होता है, बदलाव वक्त की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ ना कुछ तो जेडीयू को करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल उठता है कि नीतीश के बाद कौन, और ये कोई भी राजनेता हो वो हमेशा पद पर नहीं रह सकता, ये बात तो सत्य है। बिल्कुल, हम बीजेपी प्रशांत किशोर और एआईएम की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी की चर्चा कर लेते हैं। जी, ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट जी, और जो अनहोनी को होनी कर दे उसको अमित शाह कहते हैं जी। 12-15 दिनों लगातार वो बिहार दौरे पर रहे, बिहार में डटे रहे, छोटे छोटे बागियों को भी कॉल किया। अगर 20 लोगों की सूची दी गई कि ये बागी हैं, क्योंकि संकोच भी होता है जी प्रदेश के नेताओं को कि अगर हम इतने बड़े नेताओं को छोटे छोटे बागियों का भी लिस्ट देंगे तो वो गुस्सा करेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हो जी। अमित शाह ने उनसे मांगा कि मुझे 20 नहीं 200 का लिस्ट दो कि कौन कौन है जी। जो गुटबाजी है उसको खत्म किया, ना सिर्फ बीजेपी में, जेडीयू की गुटबाजी को, एलजेपी की गुटबाजी को जी। ये तमाम चीज, इस तरह के मैनेजमेंट, बीजेपी की रणनीति इस चुनाव में क्या रही, जिसका परिणाम आप स्ट्राइक रेट देख रहे हैं, लगभग 90 का स्ट्राइक रेट है। जी बिल्कुल, अच्छी आप सही कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ना, जब 2024 का जो लोकसभा चुनाव परिणाम आया, वो जो परिणाम था उससे अमित शाह जी को ये लगा कि यार ये तो हमारे नेता के लिए एक बड़ी मुश्किल हो गई, स्थिति हो गई है,
क्योंकि चाहे मोदी जी गुजरात में रहे हों चाहे दिल्ली में रहे हों, उनको स्पष्ट बहुमत की सरकार चलाने का एक वो क्योंकि अच्छे फैसले कर पाते हैं स्पष्ट बहुमत की सरकार चलाने में। और जब अमित शाह ने ये देखा कि जब ठीक है सरकार बन गई है केंद्र में, लेकिन कई ऐसे विधेयक हैं जिन पर हमें अपने सहयोगियों के दबाव में आना पड़ रहा है। आपने देखा होगा वक्फ कानून की बात हुई थी अगस्त में, लेकिन उसको टाला गया क्योंकि सहयोगी ने कहा कि भैया ठीक है इसको आप पहले सेलेक्ट कमेटी को भेजिए। तो कुछ एक आधा और विधेयक ऐसे रहे थे जिन पर सहयोगियों के दबाव में आना पड़ा बीजेपी को। अब उसके बाद से एक कमर कस ली गई थी कि हमें अपनी पार्टी के तौर पर एक अच्छा उभार लेना है, राज्यों में जीतना है और जो हार सामने दिख रही है उसको जीत में बदलना है। उसके लिए अमित शाह मेहनत करते हैं, करवाते हैं। उन्होंने हरियाणा में करके दिखाया, उन्होंने महाराष्ट्र में करके दिखाया। महाराष्ट्र में सेम यही परिस्थितियां थी, सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा था। अमित शाह के घर पर लास्ट मोमेंट पे सारी सीटों का बंटवारा हुआ। चुनाव संचालन एक तरह से अमित शाह ने अपने हाथ में संभाल रखा था और पूरा का पूरा परिदृश्य बदल के रख दिया महाराष्ट्र का। वही बिहार में हुआ। बिहार में न सिर्फ जो एनडीए के जो दल हैं आपस में उनमें खिंचाव था, बल्कि बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है। बीजेपी में अंदर खाने अब देखिए कि चुनाव के दौरान कितने लोगों ने पर्चा भर दिया था निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। अमित शाह ने अधिकांश को समझा लिया, पर्चे वापस करवाए, उनको नई जिम्मेदारी देने का भरोसा चौबे जैसे बड़े नेता चले गए जी, वो भी राजनाथ सिंह के मन से। जी, तो वो सबको समझाया उन्होंने, सबको मनाया और 36 से ज़्यादा सभाएं की उन्होंने। जी, समझाया। वो अमित शाह का समझाने का स्टाइल यही होता है। आपने अगर देखा हो तो जब हरियाणा में सीएम पद की बात आई तो हड़काया बोल सकते हैं क्या? हड़काया भी बोल सकते हैं। वो उसमें क्या होता है, अमित शाह जी ने जब सीएम कैंडिडेट जब कौन बनेगा हरियाणा का सीएम, जब ये सवाल आया और अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया चंडीगढ़, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर अनिल विज थे और भी तमाम ऐसे लोग थे जो कि चाहते थे कि सीएम की कुर्सी हमको मिले। लेकिन अमित शाह के बैठते के साथ ही वो सब ने उनका ही नाम प्रस्ताव कर दिया, नायब सिंह सैनी का। कोई विरोधी नहीं हुआ। तो अमित शाह जब बैठते हैं समझाने के लिए तो वो फिर वो लोगों को पता है कि वो क्यों समझाने के लिए बैठे, क्या समझाने के लिए बैठे हैं, तो वो उनको खुद पहले ही समझ में आ जाता है। तो यही हुआ है बिहार में। बीजेपी की इस प्रचंड जीत का कारण यही है कि अमित शाह की जो रणनीति थी, 36 से ज़्यादा सभाएं की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15-16 सभाएं कराई गई, रोड शो कराए गए। और अमित शाह ने हर जनसभा के बाद जिस तरीके से बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की, चुनावी रणनीति पर चर्चा की, न सिर्फ अपनी सीटों की चिंता की, सहयोगियों की सीटों की भी चिंता की। चुनाव प्रबंधन के लिए गुजरात से सारे नेता लाए गए। गुजरात के कह सकते हैं कि लगातार विजय दिलाने वाले सीआर पाटिल जैसे अनुभवी व्यक्ति को वहाँ पे चुनाव प्रभारी के तौर पर लगाया गया। और चाहे और जातिगत समीकरणों, राजनीतिक समीकरणों, सभी का ध्यान रखा गया। आपने देखा केशव प्रसाद मौर्य को लेकर आए और भी धर्मेंद्र प्रधान को लेकर आए। उनकी चर्चा होनी चाहिए सर, साइलेंट वन जी, जिनके हाथ में आखिरी समय में बागडोर गई, चाहे हरियाणा हो चाहे बिहार हो। जी बिल्कुल। धर्मेंद्र प्रधान देखिए वो बीजेपी के विश्वस्त और रणनीतिकारों में से हैं और साइड में रहकर वो काम करते हैं। उनका काम करने का स्टाइल अलग है। उनकी अपनी एक टीम है, वो माइक्रो मैनेजमेंट के माहिर हैं और हर राज्य में वो यही काम करके दिखाते हैं। और उनके काम की ज़्यादा चर्चा होती नहीं है क्योंकि वो सब एक तरह से पर्दे के पीछे ही होता है। वो तो धर्मेंद्र प्रधान जैसे इनाम मिलेगा क्या? जी, इनाम तो देखिए अब तो केंद्र में मंत्री हैं। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। नहीं, वो देखिए वो उड़ीसा का मुख्यमंत्री वो पहले भी बनना चाहते थे, लेकिन उनको पहले दिन से स्पष्ट किया गया था कि आपकी भूमिका दिल्ली में है। अध्यक्ष, हाँ, तो अध्यक्ष के लिए हो सकता है क्योंकि देखिए योग्य तो वो हैं, हर तरह से योग्य हैं अगर हम रणनीति के हिसाब से देखें। लेकिन अभी अध्यक्ष एक तो परिवारवाद आ सकता है क्योंकि उनके पिता भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं। दूसरी बात ये है, और वैसे वो जनाधार वाले नेता भी हैं क्योंकि उन्होंने लोकसभा सीट संबलपुर की जीत कर दिखाई है, कठिन सीट थी। और ये चीज़ है ना कि देखिए अभी अध्यक्ष पद पर रहते हुए वो ये सब काम नहीं कर पाएंगे चुनाव प्रबंधन से जुड़े माइक्रो मैनेजमेंट वाले, जो वो अभी कर सकते हैं, जिसकी अब बीजेपी की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी को उनकी इस मोर्चे पे ज़्यादा जरूरत है, तो शायद अध्यक्ष बन के। आखिर में छोटे छोटे कमेंट्स AIM जो सीमांचल में उसने किया, ओवैसी की पार्टी ने, देखिए ओवैसी जी ने इस बार एक बड़ा अच्छा हमने देखा कि उन्होंने पूरे बिहार में नहीं घूमे। वो उन्होंने उनको फोकस था कि भैया मेरे को इस क्षेत्र से सीटें मिलने वाली, तो मैं ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं रखूंगा, मैं सिर्फ यहीं पे फोकस करूंगा, यहीं से मुझे जो 4-5-7 सीटें निकलनी है वो मेरी यहीं से निकलेंगी। उनका फोकस चुनाव था और उन्होंने जो मुद्दे उठाए, उनकी जो सभाओं में जो मुद्दे उठाते थे या जो भीड़ जिस तरीके से उनको चीयर करती थी, तो वो दिख रहा था कि उनका जो प्रदर्शन है, जो उन्होंने पिछली बार 4-5 सीटें जीती थी, तो इस बार भी वैसा ही रहा उनका परिणाम। तो ओवैसी फोकस्ड होकर ज़्यादा उन्होंने महत्वाकांक्षा पाली नहीं कि ठीक है मुझे बिहार विधानसभा में एंटर करना है,
और मेरे को उतना ही चाहिए। इस बार उनके साथ धोखा तो नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। प्रशांत किशोर, सोशल मीडिया पर चुनाव नहीं लड़ा जाता और मतलब वोट परसेंटेज भी आपका 2% के आसपास ही है। जी जी, और मेरे ख्याल से सबकी वो भी जब तो एक दो सीट ही बचे हैं, जैसे मरहौरा की सीट है या रितेश पांडे जो अच्छा कर पाए हैं, चनपटिया है जहाँ से मनीष कश्यप को उन्होंने टिकट दिया था। जी जी, ऐसे कुछ उम्मीदवार हैं जिन्होंने अच्छे वोट्स लाए हैं, लेकिन जमानत तो मैक्सिमम की जब्त हो गई है और वोट परसेंटेज कहाँ, आप अर्ज की और फर्ज की बात कर रहे थे, आप तो बिल्कुल धरातल पे चले गए हैं। जी, और देखिए प्रशांत किशोर हवाई नेता थे, लेकिन एक बात उनकी माननी पड़ेगी कि वो एकमात्र ऐसी पार्टी थे जो कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ी। बिल्कुल, और पहला चुनाव कोई पार्टी लड़ रही हो, और बिहार में सभी सीटों बहुत पर दिनों के बाद भी हो रहा है, कोई अकेले सारी सीटों पर लड़ता नहीं है। नहीं, कोई बिल्कुल कोई नहीं लड़ पाता। आप देखिए ना कि जो दोनों गठबंधनों में सभी सीटों पर तो हिम्मत भी नहीं है किसी की, हिम्मत नहीं है, और नए नवगठित दल की तो हिम्मत होती ही नहीं है, इतना कहाँ से संसाधन आएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने वो हिम्मत दिखाई, वो कम से कम वो उनकी मेहनत थी कि सभी सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी उतार दिए। हर क्षेत्र की अपनी अलग कहानी, अपने अलग समीकरण है। जी, तो उन्होंने प्रत्याशी उतार दिए, लेकिन वो जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, फिर उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, है ना, तो वो उससे लगा कि वो उतने गंभीर नहीं है। सत्ता बदलने का उनको माहौल लग गया है कि वो हार भी सकते हैं या वो हार के साथ अपनी राजनीतिक शुरुआत नहीं करना चाहते हैं। तो जनता ये देखती है कि कौन सीरियस आदमी है। वो जब उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए मना किया, वहीं से लग गया था जनता को कि ये सीरियस नहीं है, ये सिर्फ हवाई चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से उनके जो उम्मीदवार थे वो इस दल से आया, उस दल से आया है, हालांकि उन्होंने पहले घोषित कर दिए थे, लेकिन कोई उनकी पार्टी के साथ उनके विचारों से नहीं जुड़ा हुआ था, सब इधर उधर से आए नेता थे। प्रशांत किशोर ठीक है कि वो सोच उनकी अच्छी है, वो एक अच्छा काम करके दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जिस संगठन की जरूरत है, जिस संसाधन की जरूरत है, वो उनके पास नहीं है। उन्होंने ठीक है शुरुआत करी है, लेकिन उनको हार नहीं माननी चाहिए, उनको डटे रहना होगा। अगले 5 साल 10 साल 15 साल डटे रहना होगा, तो हो सकता है कि वो कुछ आगे उनको ताकत मिले, क्योंकि पहली बार में ऐसी ताकत नहीं दे देती जनता। दिल्ली का जो अपवाद था, लोग उसको ले लेते हैं कि ठीक है कि आम आदमी पार्टी आ गई थी सत्ता में तो हम भी आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। वो एक हवा थी, वो एक आंदोलन से उपजा एक जोश था, जिसमें वो जनता भी बह गई और वो आम आदमी पार्टी सरकार में आ गई थी। तो ये हर जगह नहीं होता है ये सब चीज़ें। और दूसरा, ये हमको ये चीज़ भी स्वीकार करनी होगी कि कोई अच्छा मान लीजिए कि चुनावी रणनीतिकार है ना, कोई चुनावी विश्लेषक है, तो वो अच्छा चुनावी प्रबंधक भी साबित हो जाए, वो अच्छा राजनेता भी साबित हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। एक ही व्यक्ति हर जगह सफल नहीं हो सकता है। तो प्रशांत किशोर ने अपना जो काम बंद किया है जो चुनावी रणनीतिकार का, उसमें वो बहुत अच्छा कर रहे थे। तो अगर वो वही करते रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। वो टिकट उनका वायरल हो रहा है कोलकाता जाने का, पता नहीं वो सही टिकट है या गलत टिकट है, लेकिन कोलकाता जाने का वायरल हो रहा है। जी जी, फिलहाल अभी हमें दीजिए इजाज़त। अपडेट्स यही है कि एनडीए ने बिहार में ज़बरदस्त बहुमत हासिल किया है। एनडीए लगभग 202 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी का ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट रहा है 90 के आसपास का, जिसमें पार्टी 90 सीटें जीतती हुई नज़र आ रही है। वहीं जदयू 84 के आसपास सीटें जीत रही है। 19 लोजपा रामविलास के खाते में है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब हुए। वहीं वहीं राजद की बात करें तो राजद अभी 25 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव कई बार आगे गए, कई बार पीछे हुए और आखिरकार जीत गए, राघोपुर से जीत गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस 6 सीटों पर जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि लेफ्ट के लिए इस बार बहुत कड़वा रहा बिहार का चुनाव। जी, अब चलते चलते, क्योंकि आपने शुरुआत करी थी मगध से, मगध से आपने बोली थी ना, अब मगध के बाद अवध आ रहा है। लेकिन उससे पहले बंगाल भी है। हाँ, लेकिन पर बीजेपी का जो देखिए, जो बीजेपी का जो कोर वोट है ना, बीजेपी की जो सीटें हैं वो मगध और अवध से हैं, है ना। तो मगध तो जीत लिया, अब अवध। बिल्कुल, मगध जीता है, अब अवध की बारी है और बीजेपी लगातार चुनावी तैयारी में है। फिलहाल दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।